किस मंशा के साथ आयोजित किया गया था अधिवेशन? क्या वह मंशा पूरी कर पाएगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस पूरी तरह से बदल जाएगी? क्या कांग्रेस 2024 में मोदी को हराने तैयार है? क्या कांग्रेस अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बना लेगी सरकार? नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं IBC 24 और खबर विभाग। कांग्रेस ने रायपुर में 3 दिनों तक बड़ी कवायद की। देश भर में फैले राजनीतिक दलों को भी एक पैगाम है, तो मोदी सरकार को भी पैगाम है। साथ ही साथ भारत के जो सोशल फैब्रिक हैं उसमें अलग अलग सोसाइटी और वर्ग को भी कोई ना कोई पैगाम कांग्रेस ने देने की कोशिश की है। ये पैगाम कितना खास है और कितना लोगों तक पहुंच पाया है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आज हम इस पर विश्लेषण करेंगे। पहला पैगाम, गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस, लेकिन पूरी तरह से मुक्त नहीं। ये बड़ा खास पैगाम है, चूंकि पिछले कुछ अरसे से ये लगातार बात हो रही है कि कांग्रेस जो है गांधी परिवार की ही कांग्रेस रह गई है। जैसा कि पिछले दिनों G23 नाम का एक अघोषित राजनीतिक समूह तैयार हुआ, जिसको नाम दिया गया G23, और उसने भी यही सवाल किए और तमाम तरह के लोग भी यही सवाल करते रहे। ऐसे में गांधी परिवार लगातार बैकफुट पर है। तो पहला कदम उन्होंने इस रायपुर अधिवेशन से ये संदेश देने की कोशिश की है कि हमने जो है कांग्रेस पार्टी का आउट ऑफ फैमिली एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, और उसके बाद जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है उसमें जो स्टीयरिंग कमेटी है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कमेटी मानी जाती है, उस कमेटी में भी गांधी परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। इसका अर्थ बहुत साफ था कि कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस जो है वो देश की कांग्रेस है, ना कि किसी गांधी परिवार की। पर इस पूरे संदेश के बीच में एक सबसे बड़ा खतरा ये था कि कहीं ये संदेश वास्तव में तो नहीं, इसीलिए इसमें थोड़ी सी क्लचिंग रखी गई। इसमें एक दूसरा संदेश देने की कोशिश की गई कि जब आपने चुनावी प्रक्रिया से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन लिया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए, जैसे कि वो अपनी कार्यकारिणी की बना सके, अपने तमाम पदाधिकारियों का चयन कर सके, और इससे सबसे अहम जो कांग्रेस की सबसे ताकतवर जो पैनल मानी जाती है उसको कहते हैं CWC। CWC में पहले ये तय किया गया था कि इस पर चुनाव होंगे, फिर ये तय किया गया कि नहीं, इस पर चुनाव नहीं होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने हिसाब से लोगों को नामांकित करेंगे, वो CWC में मेंबर रहेंगे। CWC में ये जो करना था ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि CWC में वो सारे कई नेता हैं जो किसी न किसी रूप में G23 में शामिल हैं। इसलिए CWC में अगर चुनाव होता तो फिर से वही स्थितियां बनती, इसलिए इसको रोका गया। ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि गांधी परिवार से अब कांग्रेस मुक्त है। दूसरा पैगाम बहुत साफ है, देश भर के ऐसे दलों को जो मोदी या भाजपा के साथ नहीं है, उन दलों को ये बताना बहुत ज़रूरी था कांग्रेस को कि कांग्रेस अभी बहुत ताकतवर पार्टी है और देश के अंदर हो सकता है कि वो ऐसे क्षेत्रीय दलों को जिता ना पाए, लेकिन हरा ज़रूर सकती है। कांग्रेस यह मैसेज देना चाहती है कि अगर देश में दूसरा कोई मोर्चा चाहते हैं तो वो कांग्रेस के नेतृत्व में ही खड़ा हो सकता है। किसी तीसरे मोर्चे की कल्पना देश में नहीं की जा सकती, क्योंकि केंद्र में एक मजबूत सरकार है जो कितना भी अगर लॉस होता है तब भी वह एक ऐसी स्थिति में बनी रह सकती है जो वर्तमान के कैलकुलेशंस हैं कि उसको हराना मुश्किल हो जाए। इसलिए आवश्यक है कि कांग्रेस लीड करे और सारे दल उसके साथ चले। ये बताने के लिए ही यहाँ पर ये कोशिश की गई। तीसरा पैगाम धन, जन और मनबल कांग्रेस के साथ है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से ये बात सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी का चंदा लगातार घट रहा है, और इस पर जो है चुनावी बॉन्ड ने भी असर डाला है। चुनावी बॉन्ड के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और कुछ जगहों पर आम आदमी पार्टी भी इसमें गेन कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के सामने ये संकट है कि वह धन से भी कमज़ोर हो रही है और वोट के रूप में उसके साथ जनबल भी कम हो रहा है। इस वजह से बहुत सारे कांग्रेसियों ने कांग्रेस को छोड़ दिया है, यानी कि उनका मन का बल भी कमज़ोर हो रहा है।
इन तीनों बलों को बताने के लिए ही रायपुर का जो 85वां अधिवेशन है इसको बहुत भव्य रखा गया और बहुत विस्तारित रखा गया, जहां खादी की चादर, सफ़ेद चादरें और खादी के सफ़ेद जो है लोढ़ में बैठ कर के, खादी की टोपियां लगाकर, खादी के कपड़े पहनकर कांग्रेसी बैठकें किया करते थे, वहां पर 7 स्टार फैसिलिटीज़ के साथ बैठकें की गई। इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से बदल रही है और वो पूरे विपक्षी दलों को संदेश देना चाहती है कि उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अगर पार्टी भाजपा है तो देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। और अगर कोई मोदी को हराना चाहता है तो कांग्रेस का नेतृत्व उसको स्वीकारना होगा, फिर चाहे वो राहुल गांधी के रूप में सामने आए व्यक्ति या फिर कोई और प्रधानमंत्री के रूप में नाम आता है। फिलहाल में कांग्रेस ने अपने लीडर का नाम थोड़ा सा हाइड कर दिया है और बैक कर लिया है, लेकिन पोजीशन हमेशा यही बनी हुई है कि जब भी कांग्रेस लीड करेगी या कांग्रेस के साथ लोग आएंगे या आगे बढ़ेंगे तो उसका जो फ्रंटियर होगा वो राहुल गांधी ही होंगे। चौथा पैगाम कार्यकर्ताओं में कि टाइगर अभी जिंदा है। अधिवेशन का सबसे कोर विषय ये था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो मायूसी है उस मायूसी को खत्म करना। ये छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के संदर्भ में ना भी हो, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में ये पर्याप्त है। ऐसे में ये बताना बहुत ज़रूरी था कि उनका नेता देश भर में पैदल घूम रहा है और उनके सारे बड़े नेता रायपुर जैसे बड़े भव्य अधिवेशन में बैठ कर के कांग्रेस की रणनीति तैयार कर रहे हैं, यानी कि वो किसी भी चुनाव को कैजुअल नहीं ले रहे हैं। वो जो हॉलिडे मूड का जो परसेप्शन तैयार किया गया है वो परसेप्शन को धोना है, तो ये बताना होगा। इसीलिए यहाँ पर एक बहुत ही एक्टिव किस्म की ये जो है अधिवेशन का आयोजन किया गया। पांचवा सबसे अहम है, क्योंकि पांचवें में ही छिपा हुआ है कांग्रेस का असली पूरा का पूरा वोट का गणित। चूंकि देश में इस समय हिंदू वोट बहुत ज़्यादा हावी है और भाजपा इसका फ़ायदा उठा रही है, ऐसे में देश की 80 करोड़ आबादी यानी कि 80% वोट हिंदू समुदाय से आता है। इस हिंदू समुदाय के वोट को किसी भी तरह से बिखराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंसोल होकर के मोदी की तरफ या भाजपा की तरफ दौड़ रहा है। वजह जो भी हो, लेकिन ये अभी फ़िलहाल का सत्य है। कांग्रेस ने सच को माना, पहले कोशिश की, सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व नाम की परिभाषाएं और दार्शनिक बातें की गई। उससे जब ये बात नहीं बनी तो फिर कोशिश की गई कि लोकतांत्रिक ढांचों पर हमला हो रहा है, ये भी राग खूब आलापा गया। जब इससे भी बात नहीं बनी, इसके बाद भी भाजपा मजबूत होती गई, तो कांग्रेस अगला कदम लेकर आई। तमाम एजेंसियां उसके नेताओं पर कार्रवाई कर रही हैं, तो उसने एक पीड़ित कार्ड खेलने की कोशिश की। फिर जब देखा कि ये कार्ड भी बहुत सफल नहीं हो रहा है, तो कभी ईवीएम के रूप में, कभी ईवीएम पर हमला, तो कभी मीडिया पर खिसियाना, ये कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ 7-8 साल से लगातार कर रही है। इसके अलावा कुछ मुद्दों पर भी बात कर रही है, अर्थव्यवस्था पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर। जैसे 2019 से पहले एक जैकपॉट लग गया था जिसको कहते थे राफाल, और अंत में वो सब टाएं फिस हुआ। अभी भी एक जैकपॉट समझ में आ रहा है, अडानी एंड मोदी के अंतर संबंध। हो सकता है इसमें बहुत कुछ आगे निकले, इसकी अभी कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन रफाल का एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है कांग्रेस पार्टी के पास है कि वो अपने जितने भी फॉर्मूले अपना रही है वो अपने इतिहास से उठाकर उन फॉर्मूलों को अपना रही है। उस समय रफाल को बोफोर्स बनाने की कोशिश की गई थी और इस समय अब अडानी और मोदी के संबंधों को बोफोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सेना से जुड़े हुए मामलों पर भी कांग्रेस ने बहुत सारे मुद्दों को उठाने की कोशिश करी। किसी भी तरह से अगर हम हिंदू वोट को नहीं बिखरा सकते हैं तो कुछ ऐसे मुद्दों पर लेकर जाएं ताकि वो कंसोल ना हो पाए वोट। जब ये कुछ भी नहीं हुआ, तब रायपुर अधिवेशन से जो सार निकला है वो ये निकला है, आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने ये कहा है कि वो अपने संगठन में और चुनावी प्रक्रियाओं में आदिवासी, दलित, महिला, ओबीसी समुदाय के लोगों का 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी। आप एक बार फिर से सुन लीजिए, आदिवासी, ओबीसी, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी। अब ये मैं आपको दोबारा क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि इसमें एक वर्ग नदारत है, जिस वर्ग को कहते हैं सामान्य वर्ग। तो कांग्रेस ने यहाँ पर जो है
इस तरह से जो हिंदू कोर वोट है उसको तोड़ तोड़ करके देखने की कोशिश की है। किसी भी राजनीतिक दल का ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से वोट की कैलकुलेशन कर सकता है, ये कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक तरह से रणनीति यहाँ पर बनाई गई और देखा कि अगर ये रणनीति यहाँ पर होती है तो हिंदू कोर वोटर जो कि कथित तौर पर भाजपा की ओर झुका हुआ है वो जितना बिखर सकता है वो बिखरेगा। साइमल्टेनियसली कांग्रेस ऐसे मुद्दों को भी छूने की कोशिश कर रही है, जैसे कि उसने छत्तीसगढ़ में कर्ज माफ़ी की, किसानों की बड़े स्तर पर कर्ज माफ़ी हुई, और ऐसे ही उसने ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए हिमाचल को जीता। यानी कि दो ऐसे फॉर्मूले, टेस्टेड फॉर्मूले हैं, एक किसान कर्ज माफ़ी छत्तीसगढ़ जीतने का, दूसरा ओल्ड पेंशन हिमाचल जीतने का। ये ऐसे टेस्टेड फॉर्मूले हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक फ्रीबीज की बहस चल रही है और तमाम तरह की बहसें चल रही हैं। आज नहीं तो कल इन दोनों ही मुद्दों का भाजपा भी कोई ना कोई काट लेकर आ जाएगी। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि वो दोनों स्तर पर वार करे, जो कंसोल और कोर वोटर भाजपा का बन पड़ा है उसको बिखराए, साथ ही साथ वो ऐसे हितार्थी, लाभार्थी, बेनिफिशरीज का एक सेगमेंट खड़ा करे जो डायरेक्ट कनेक्टिंग है। जैसे एक किसान का अगर कोई कर्ज होता है और कोई नेता उसको बोल देता है कि आपका किसान कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, करवा दूंगा, तो वो किसान सारी चीज़ों को भूल करके कम से कम अपने प्राइमरी लेवल पर वो अपने कर्ज को ही रखता है, और जो उसका वोट होता है वो सिर्फ एक ही आधार पर होता है कि ये कर्ज माफ़ी हो जाएगी तो मैं जीवन में मुक्त रहूँगा। ऐसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के बीच में हो रहा है। नई पेंशन स्कीम के भी कई सारे फायदे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम के भी कई सारे फायदे हैं, लेकिन लोग इसमें से दोनों फायदों में से तौल करके अपना फ़ायदा देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से ये करने की कोशिश की गई है। अब इसमें एक चीज़ और हुई, इसका प्रमाण मैं आपको देता हूँ। इसका प्रमाण ये है, खरगे ने एक वाक्य बोला, मनुवादी नीति। मनुवादी नीति को क्रिटिसाइज करना ये लेफ्ट दलों का शगल रहा है, न मनुवादी नीति को समझना न समझाना। इसका अर्थ ये है कि वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस पर लेफ्ट की छाया इस अधिवेशन में नज़र आती है। तो जो कोर हिंदू वोट है उसको बिखराने के लिए एक रणनीति बनाई गई। इसमें जो है एक मनुवादी वाला बयान इसकी पुष्टि करता है। दूसरा सबसे बड़ी बात, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान साथ में चल रहे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनमें से कुछ लोगों की किसी वजह से मृत्यु हो गई, तो कांग्रेस ने उनको श्रद्धांजलि दी। तो श्रद्धांजलि तो सबको दी गई, लेकिन भाषण में 2 लोगों को कोट किया गया, जबकि मृत्यु 3 लोगों की हुई थी। मैं जब बताऊंगा तीसरा व्यक्ति कौन है तो आप समझ जाएंगे कि कैसे कांग्रेस ने ये 5वां पैगाम, ये जो 5वां पैगाम है वो देने की कोशिश की है। तो आप समझिए कि इन्होंने श्रद्धांजलि जो दी, एक दी बच्चू पासी को, बच्चू पासी दलित समुदाय से आते हैं, पासी समुदाय से आते हैं, और दूसरी दी अनोखे लाल का, नाम लिया अनोखे लाल का। अनोखे लाल भी पिछड़ी जाति से आते हैं। एक व्यक्ति और था जिसका नाम नहीं लिया गया, हालांकि श्रद्धांजलि दी गई, वो थे शुक्ला। वो ब्राह्मण थे, सामान्य वर्ग से आते थे, तो कहीं भाषणों में उनका नाम नहीं लिया गया। ये प्रमाण है कि कांग्रेस ने 5वां पैगाम ये दिया है, हिंदू कोर वोटर को बिखराना है और साथ ही साथ जो है ऐसी पॉलिसीज़ पर काम करना है जो सीधा फ़ायदा देती हूँ, जो आम आदमी पार्टी का कोर रहा है, यानी कि फ्रीबीज। 6वां पैगाम है 2009 की स्थिति में कांग्रेस को रिज्यूम करना, और ये रिज्यूम करना आसान है। आसान इसलिए लग रहा है कांग्रेस को कि अगर जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार लेते हैं और कांग्रेस उनके साथ गठबंधन कर करके छोटे छोटे राज्यों के कुछ ऐसी लोकसभा सीटों को पकड़ लेती है जहां पर वो जीतने में सक्षम है और भाजपा को हरा सकती है क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर के, तो उसका वोट परसेंट बढ़ेगा। या वो ऐसी फाइट करना चाहती है जहां पर उसका वोट परसेंट बढ़ जाए, भले ही वो सीट ना ला पाए। चूंकि वर्तमान में 2019 के हिसाब से कांग्रेस 19.5% वोट पर बैठी हुई है, जबकि जो सरकार है वर्तमान की मोदी की, 303 की भाजपा सीटों के अलावा गठबंधन की सीटें हैं और इनके पास 37% से अधिक वोट है, यानी कि 63% जो देश का वोटर है वो मोदी के खिलाफ है। उनमें से 19-19.5% जो है कांग्रेस के पास है। अगर कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ अधिकतम जगह पर फाइट करती है, अधिकतम जगह पर हार भी जाती है, लेकिन वोट बड़ा हासिल करती है, उदाहरण के लिए कि 10 लाख वोट पड़ते हैं लोकसभा में
तो कांग्रेस 4.5 पाती है और जीतने वाला कोई भी पार्टी का हो वो 5.5 पाता है, तो भी 4.5 लाख वोट जो आएंगे कांग्रेस के पास वो उसके वोट परसेंट में इजाफा करेंगे। मैं आपको 2009 का पैगाम क्यों कहना चाह रहा हूं, क्योंकि 2009 में कांग्रेस की जब सरकार दोबारा से आई थी तो 28% वोट हासिल करके आई थी। 28% वोट कांग्रेस ने लगभग 18 साल बाद हासिल किए थे। उसको 1991 में कुछ वोट परसेंट इसके लगभग था, यानी 28% वोट पाने के लिए उसको वर्तमान के 19.5% वोट से सिर्फ और सिर्फ 9% वोट और चाहिए। तो 9% वोट लाने के लिए कांग्रेस के पास बहुत एक अच्छा तरीका यही नजर आता है कि वो इनको अपना नेतृत्व अपनी ओर से नेतृत्व करे और छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेने की कोशिश करे। अगर वो इस तरह तक पहुंच जाती है, यानी कि अगर वो 19 से 25% पर भी पहुंच जाती है और 3% उसके सहयोगी दल जैसे कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में मजबूत है, एनसीपी महाराष्ट्र में मजबूत है, डीएमके तमिलनाडु में मजबूत है, ऐसे दल अगर आगे बढ़ते हैं, या बीएसपी तो खत्म जैसी है लेकिन समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में मजबूत है, अगर ये सारे दल कुछ सीटें ले आते हैं और 3-4% वोट हासिल कर लेते हैं, 25% कांग्रेस कर लेती है, तो स्वाभाविक रूप से ये माना जाएगा कि कांग्रेस कम से कम सरकार में आ भी सकती है, और अगर सरकार में नहीं भी आती है तो वो राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ा सकती है, विपक्ष के रूप में वो अपनी ताकत बढ़ा सकती है और मोदी और भाजपा को घेरने में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती है। तो ये छठवां पैगाम देने की कोशिश की गई। सातवां पैगाम बड़ा खास है क्योंकि सातवें पैगाम में छिपा है छत्तीसगढ़ का राज। सातवां पैगाम जो अधिवेशन का है वो ये है कि कांग्रेस ने राज्यों को अपने हवाले, अपने जो है उस पर छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव हैं, राजस्थान जैसे बड़े राज्य में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव, ऐसे 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है। जहां पर कांग्रेस की बड़ी संभावना है उनमें एक राजस्थान है, बड़ी संभावना है उनमें एक मध्य प्रदेश है, और कुछ संभावनाएं हैं जिसमें एक छत्तीसगढ़ भी है। ऐसे राज्यों को लेकर के बहुत विस्तार से रणनीति नहीं बनाई गई, ना बात की गई। इसका अर्थ ये है कि इसको क्षेत्रीय नेताओं के हवाले छोड़ दिया गया है। कांग्रेस का पूरा फोकस देश में मोदी के रथ को रोकना है, और उसको रोकने के लिए उसके पास जो भी कर सकती है वो पूरा 2024 को प्लान कर रही है। 2024 को ध्यान में रख के सारी प्लानिंग चल रही है। 2023 में होने वाले चुनावों क्षेत्रीय नेताओं को आगे रखकर करा जाएगा। चूंकि आप देखते हैं कि राजस्थान गहलोत संभालें, छत्तीसगढ़ बघेल संभालें, मध्य प्रदेश कमलनाथ संभालें, वो इसको जैसे भी संभालना चाहते हैं वैसे संभालें। यहाँ कर्नाटक में कांग्रेस दूसरा फॉर्मूला अपनाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कर्नाटक में कांग्रेस वैसा तो नहीं, पूरा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं कर्नाटक के डी शिव कुमार, वो ऑलरेडी तरह तरह की एजेंसियों के बीच में फंसे हुए हैं। अगर वो मुक्त हो जाते हैं तो कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि वहाँ पर जेडीएस के साथ वही रवैया अपनाया जाए जैसा कि पश्चिम बंगाल में जो है कांग्रेस ने 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लिए अख्तियार किया था। तो इस तरह से देखें तो क्षेत्रीय जो राजनीति है, राज्यों की राजनीति है, इसको लेकर के कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं की है, और पूरी कोशिश ये रही है कि ये बताने की कोशिश रही है कि हम आज भले ही संकट में हैं लेकिन इसके बाद भी जो है सफ़ेद खद्दर कुर्ते या सफ़ेद खादी के चादर वाले तख्त और जो तकिए होते हैं, या उस तरह की किसी मीटिंगों में नहीं, बल्कि हम 7 स्टार फैसिलिटी के साथ मीटिंगें कर रहे हैं, यानी कि हम सक्षम हैं। ये एक संदेश उन व्यवसायियों को भी है जो कांग्रेस को फंड देने में थोड़ा सा जी चुरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो 3 दिन का रायपुर का 85वां अधिवेशन कांग्रेस ने आयोजित किया था, उसका जो बहुत ही ब्रीफ शॉट ये है कि ये मूल रूप से भारत की उन सभी विपक्षी पार्टियों के लिए संदेश था जो कांग्रेस को कमज़ोर समझ रही हैं, और संदेश था कि अगर कांग्रेस को आपने किसी भी तरह से इग्नोर किया और तीसरे और चौथे मोर्चे की किसी परिकल्पनाओं के साथ आप आगे बढ़े तो ना आपका वजूद रहेगा, ना आप रहेंगे, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है, वो आज नहीं तो कल आपके वोट पर हावी होगी, और आज नहीं तो कल वो आपके राज्य में घुसेगी, जैसा कि घुस भी रही है। और तमिलनाडु में भाजपा ने अपने पैर जमाने शुरू भी कर दिए हैं पिछले चुनाव से। तो ये बहुत साफ है कि वो ऐसी चीज़ों को स्पष्ट करना चाहती है कांग्रेस, और कैसे भी करके विपक्षियों को अपने साथ लाना चाहती है। अगर हम इसको फिल्मी भाषा में कहें और शॉर्ट में कहें तो ये कह सकते हैं कांग्रेस का एक ही संदेश है, टाइगर अभी
जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए आप मेरे यानी वरुण सखाजी के साथ ऐसे ही और सारे वीडियो देखने के लिए। नमस्कार। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज़ अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।